गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने इकोलॉजी का आखिरी चैप्टर लेकर के आए हुए और एज़ यू नो कि हमारी डेट ऑफ एग्ज़ाम आगे बढ़ चुकी है। अब ये 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। सो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक क्रैश कोर्स भी करेंगे, एक रिवीजन का थॉरली रिवीजन 8 चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे। उसके पहले इस चैप्टर को हमें फिनिश करना है। तो आज हमारा चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज़। बेसिकली एनवायरमेंटल इश्यूज़ में हम लोगों को जिन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है वो एनवायरमेंटल रिलेटेड पॉल्यूशंस के लिए। तो कई बार इस चैप्टर को हम लोग पॉल्यूशन के नाम से भी को सुनते हैं और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बाय द वे, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि there is a increasing pattern of human population। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इसका पैटर्न बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। वेदर इट इज़ इंडिया और ऑल ओवर ऑल द कंट्रीज, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन इंडिया में ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही सीवियर है। तो जब भी ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, whenever there is an increase in human population, हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो हमें जान लेनी चाहिए। बहुत सिंपल टर्म में हिंदीवासी लोग जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पड़ेगी। तो वी कैन से कि जैसे ही बेटा ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, हमारे लिए डिमांड बढ़ेगी फूड की, डिमांड बढ़ेगी बेटा होम्स की, फूड की डिमांड बढ़ेगी, होम्स की डिमांड बनेगी, क्लॉथ्स चाहिए हमको, अगर घर लिया है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमको, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स चाहिए जिनसे हम जर्नी कर सकें, लॉट्स ऑफ अदर कमोडिटीज, हमें और भी दूसरी कमोडिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी इंक्रीज डिमांड होगी। डिमांड बढ़ेगी, किन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी आपको मालूम है? फूड के लिए डिमांड बढ़ेगी, होम्स के लिए डिमांड बढ़ेगी, क्लॉथ्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल, लॉट्स ऑफ थिंग, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें। और जब ये डिमांड बढ़ेगी तो इस डिमांड की फुलफिल, हम लोग डिमांड का फुलफिल कहाँ से करेंगे? दिस डिमांड विल बी फुलफिल्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस। अगर डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज डिमांड हो रही है, तो नेचुरल रिसोर्स पर भी हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे और नेचुरल रिसोर्सेस का हम लोग ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करेंगे, ज़्यादा हम लोगों की नीड बढ़ती जाएगी। कई बार ये नीड ग्रीड तक बढ़ती जाती है, यानी कि हम लोग लालची होते जाते हैं, चीज़ों को इतना ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। और जैसे जैसे नेचुरल रिसोर्स पे हम लोग डिपेंड होने लगेंगे, नेचुरल रिसोर्स को हम लोग यूज़ करना चालू करेंगे, there will be increase in pollution। पॉल्यूशन बढ़ने लगेगा क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे, उनके यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी या कुछ बेटा उनको अच्छी तरीके से ना यूज़ कर पाने की वजह से हमारे यहाँ पॉल्यूशन बढ़ेगा। और इस चैप्टर में हम लोग पॉल्यूशन रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ना चालू करेंगे। सो हमारी एनसीईआरटी इन्हीं सारे टॉपिक के साथ आगे बढ़ती है, तो हम लोग भी क्यों ना इन्हीं सारे टॉपिक के साथ आगे बढ़े। तो बहुत सिंपल सी बात है, एनवायरमेंटल इशू में हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन डिमांड बढ़ा देती है फॉर फूड, फॉर होम्स, फॉर क्लॉथ्स, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर ऑटोमोबाइल एंड लॉट ऑफ अदर कमोडिटीज़। और इन सारी कमोडिटीज़ को पाने के लिए हम लोग किन पे डिपेंडेंट रहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज पर। और जितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का दोहन होगा, जितना ज़्यादा हम उनको यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूछेंगे व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन तो अभी पिछले टॉपिक से हमने जाना कि पॉल्यूशन तब ज़्यादा बढ़ेगा जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा दोहन करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे।
तो हमें मालूम चलना चाहिए कि हम लोग के नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मिलेंगे। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं एयर में, नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं आपको लैंड में, नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं आपको वाटर में, और नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं सॉइल में, एटसेट्रा और भी जगह पर मिल सकते हैं, बिलो द सॉइल, अंडरग्राउंड। लेकिन मेनली हम 4-5 चीजों को देख रहे हैं, तो एयर, लैंड, वाटर एंड सॉइल। अब होगा क्या, पॉल्यूशन होने का मतलब है जब लैंड या वाटर की या फिर एयर की या सॉइल की क्वालिटीज और क्वांटिटीज में डिफरेंस आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग पॉल्यूशन बोलेंगे। पेज नंबर है 270 और वहां पर एक डेफिनेशन है, एनी अनडिजायरेबल चेंज। व्हाट इज पॉल्यूशन? इट इज एनी अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंजेस in physical, okay, chemical or biological characteristic of characters of air, land, water and soil. It is known as pollution. See, simple term hai. What is pollution? Pollution is any undesirable change in physical, chemical or biological character of air, land, water and soil. What I mean to say कि एयर के केमिकल कैरेक्टर अगर खराब होने लगे तो क्या होने लगेगा? पॉल्यूशन। अगर मैं बोलूं एयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बायोलॉजिकल कंडीशंस उसकी बिगड़ने लगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन। लाइकवाइज सॉइल में आ जाइए, सॉइल में केमिकल नेचर उसका खराब होने लगे तब भी पॉल्यूशन होगा, फिजिकल नेचर खराब होने लगे तभी भी पॉल्यूशन होगा। Likewise, water, land. So, what is pollution? Any undesirable change in physical, chemical, or biological characters of air, land, water, and soil. It will result into the pollution. Okay? Now, pollution क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ चीजें चेंजेस आ रही हैं। तो कौन सी चेंजेस हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये चेंजेस लाएंगे? सो द फैक्टर्स responsible for these changes, इन सारे चेंजेस के लिए जो भी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं आर नोन एज पॉल्यूटेंट। अभी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो मैंने आपके सामने लिख दी, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए हम लोग एयर की बात करें और मैं बोल रहा हूं कि एयर में सल्फर डाइऑक्साइड या नॉक्सेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ रही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो बढ़ रही हैं, ये किसकी वजह से बढ़ रही है? आपने कहा कि सर ऑटोमोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग कंबस्शन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का, उस वजह से ये गैसेस निकल रही हैं। तो क्या ये गैसेस पॉल्यूशन कॉज करेंगे? यस, दे विल कॉज द पॉल्यूशन। तो क्या ये गैसेस पॉल्यूटेंट कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। सो these are known as pollutant. Any factor responsible for these changes are known as pollutant. इन्हें हम लोग pollutant के नाम से जानेंगे। तो pollutant can be of 3 type. 3 तरीके के pollutant, 3 या 4 तरीके के pollutant हो सकते हैं। Number 1 is known as air pollutant. The pollutant can be air dependent. They can be land pollutant. Land पे dependent होने वाले pollution करने वाले जो factor होंगे land pollutant. इसके अलावा वाटर पॉल्यूटेंट, जो वाटर को पॉल्यूट करेंगे, दीज आर नोन एज वाटर पॉल्यूटेंट। एंड लाइकवाइज सॉइल पॉल्यूटेंट, सॉइल को खराब करने वाले, दीज आर नोन एज सॉइल पॉल्यूटेंट। तो बेसिकली इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या समझने की कोशिश की, वो समझने की कोशिश की कि व्हाट इज पॉल्यूशन। सो वंस मोर, व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज, जो हमारे लिए डिजायरेबल ना हो in the physical, chemical or biological character of air, land, water and soil. And the factor or the agents, आप यहाँ पर agents भी लिख सकते हैं, factors or the agents which are responsible for these changes are known as pollutant, and the pollutant can be air pollutant, land pollutant, water pollutant and soil pollutant. Okay? So जैसे जैसे pollution बढ़ने लगता है, हमारी एयर खराब होने लगती है, हमारे यहाँ पर यू नो दैट हमारा लैंड खराब होने लगता है, सॉइल खराब होने लगती है, वाटर खराब होने लगता है। तो हुआ क्या कि इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा
कंसर्न शो की गई और इंडिया में भी ये कंसर्न शो किया गया कि भाई ये ऐसा पोल्यूशन जो हो रहा है इसे रोका जा सके। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया। कई बार इस कानून को हम लोग ईए बोलते हैं, दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल एक्ट। मेंटल एक्ट के नाम से जानते हैं या फिर हम लोग इसे ईपीए के नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या फिर इन्वायरमेंटल एक्ट ये दिया गया सन 1986 में, 1986 में। और इस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के दौरान हम लोगों ने कोशिश, यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि जो ये पोल्यूशन हो रहा है एयर में, लैंड में, वाटर में, सॉइल में, इनको कम किया जा सके, इन्हें रोका जा सके। और इनके लिए डेफिनेट रूल्स, डेफिनेट लॉज बनाए गए और जो हम लोग धीरे धीरे आगे चल के क्लास चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ठीक है भाई, जो आपको डाटास मिलते जा रहे हैं उन डाटा को आप पढ़ते जाइए। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल इश्यूज में व्हाट इज पोल्यूशन, बुक में नहीं, अभी यहाँ बोर्ड में नहीं, तो आप बताएंगे व्हाट इज पोल्यूशन। Pollution is any undesirable change in land, water, air or soil. You know that any factor that is responsible for the pollution, it is known as pollutant. तो pollutant can be of many type, कई तरीके के हो सकते हैं, वो आपके सामने है। फिर बोला गया इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ दिया, दैट इज नोन एज EA और नोन एज इन्वायरमेंटल एक्ट, और EPA दैट इज नोन एज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। और इस EA और EPA की बेसिस पर हम लोगों ने लॉ के बेसिस पर अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और आपको मालूम है EA हो या EPA हो, इसके लिए हमारे लिए जो सन है, जो जरूरी है, वो हमें याद रखना चाहिए, दैट इज 1986। सो देयर आर सो मैनी कैटेगरीज इन द पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन कैन बी एयर, कैन बी एयर पॉल्यूशन, कैन बी लैंड पॉल्यूशन, कैन बी सॉइल पॉल्यूशन, कैन बी वाटर पॉल्यूशन। सो हम लोग को एक एक करके यहाँ पर सीखना है। सबसे पहले हमारे हिस्से में आता है, इट इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग एयर पॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है एंड इट्स कंट्रोल, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमारी NCERT की हेडिंग है, पहली हेडिंग है जो हमको पढ़नी है और इसको समझने की कोशिश करनी है कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले व्हाट इज एयर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज एयर, यस व्हाट इज एयर, आप मुझे क्या बताएंगे? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसेस का मिक्सचर है जिसे हम लोग एयर के नाम से जानते हैं, जिसका एक रफ आइडिया, थोड़ा सा रफ आइडिया हम लोग को मालूम है, जिसमें से नाइट्रोजन लगभग 78% के आसपास है, ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास है। अगर आप इसे मानेंगे तो देखेंगे आप 99% है। सो रेस्ट ऑफ द गैसेस, जो बाकी गैसेस हैं, दे आर विद इन 1%, 1% में प्रेजेंट है, ये 1% के अंदर प्रेजेंट है। सो अगर मैं पूछूं कि एयर क्या है, तो आप सिंपल एयर डेफिनेशन बताएंगे, इट्स अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड द गैसेस, these gases are nitrogen 78%, oxygen 21%, the rest of the gases these are 1%। अब हुआ क्या? अगर मैं बोलूं कि एयर में हुआ है पॉल्यूशन, तो आप अपनी डेफिनेशन को समझेंगे। आपने डेफिनेशन क्या सुनी थी पॉल्यूशन की? यस, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन? एनी चेंज, एनी अनडिजायरेबल चेंज। हमें कोई भी अनडिजायरेबल चेंज मिल जाए, अगर वो अनडिजायरेबल चेंज किस में हो, केमिकल नेचर में, फिजिकल नेचर में, बायोलॉजिकल नेचर में, किसके केमिकल नेचर में? एयर के केमिकल नेचर में। एयर का केमिकल नेचर क्या है कि नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में 78% है। अगर इसका केमिकल नेचर गड़बड़ होने लगे, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का या रेस्ट ऑफ द गैसेस का केमिकल नेचर अगर गड़बड़ होने लगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें पॉल्यूशन होना चालू हो रहा है। तब हम बोलेंगे कि भाई पॉल्यूशन होना चालू हो रहा है। तो याद रखना, पॉल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज इन द दिस टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अच्छा,
किसी ने बोला कि मान लीजिए एयर पॉल्यूशन होने लगा तो क्या होगा? होगा क्या? बड़ा ऑब्वियस है। इन गैसेस का, जो गैसेस इसमें मिक्स हैं, इन गैसेस का रिलेटिव परसेंटेज कम या ज़्यादा होने लगेगा और बढ़ने या घटने लगेगा, इनका केमिकल नेचर गड़बड़ होने लगेगा। तो होगा क्या? होगा यूं कि एयर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पायरेशन। एयर जो होती है वो रेस्पायरेशन के लिए बड़ी जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम इसे बहुत पिक्यूलियर तरीके से बोलें तो एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन। और अगर हमें एरोबिक रेस्पायरेशन करना है तो याद रखना, इस रेस्पायरेशन से ही हमको एनर्जी मिलती है फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमें अगर एनर्जी चाहिए तो ये एयर ही देगी। सो अगर एयर में कहीं पर पॉल्यूशन हुआ तो हमारा सबसे बड़ी चीज जो हैम्पर होगी वो क्या हैम्पर होगी? रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन करने वाले इस दुनिया में सब लोग हैं, वेदर दे आर द प्लांट्स और दे आर द एनिमल्स। चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, दोनों ही रेस्पायरेशन करते हैं। तो अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो प्लांट को भी बड़ा मुश्किल आएगा और एनिमल को भी बड़ा मुश्किल आएगा। अब प्लांट में क्या होगा? प्लांट में क्या होगा? एयर पॉल्यूशन से इंजरीज पहुंचेंगी टू द सेल्स। प्लांट की सेल्स में बेटा इंजरीज पहुंचेंगी, ग्रोथ हैम्पर होगी। अगर मैं बोलूं कि ग्रोथ हैम्पर्ड होगी बेटा प्लांट्स की, मैं ये बोलूंगा कि क्रॉप यील्ड जो होगी, जो पैदावार है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम एनिमल के केस की बजाय प्लांट का केस डिस्कस करें तो प्लांट में रेस्पायरेशन अगर गड़बड़ हुआ तो सेल्स को इंजरीज में होंगी, ग्रोथ हैम्पर्ड हो जाएगी, क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पूछे एनिमल का क्या होगा, एनिमल का क्या प्रॉब्लम होने वाली है, सो वी कैन से अगर एनिमल को पॉल्यूटेड एयर मिली तो सबसे पहले एनिमल का रेस्पायरेटरी सिस्टम गड़बड़ होगा। और अब आप सोच लो, वेरियस रेस्पायरेटरी सिस्टम, अलग अलग फाइलम में अलग अलग रेस्पायरेटरी सिस्टम है। कम से कम ह्यूमन का तो हम समझते हैं, ह्यूमन के केस में दीज आर लंग टिश्यूज। ये लंग टिश्यूज और उनसे एसोसिएटेड जितने भी बेटा अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम है, लाइक nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, आपको पूरा सिस्टम मालूम है। इनमें जो बेटा म्यूकोसा मेंबर हैं, इनके जो बेटा एपिथेलियल टिश्यूज हैं, उनमें प्रॉब्लम आएंगी और इस तरीके से रेस्पायरेटरी सिस्टम धीरे धीरे आपका खराब होने लगेगा। ब्रोंकाइटिस जैसी डिसीजेस होने लगेंगी, अस्थमा जैसी डिसीजेस होने लगेंगी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी डिसीजेस आपको होने लगेंगी। एंड इट इज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन ओनली, क्योंकि एयर पॉल्यूशन है आपके सामने और ये एयर पॉल्यूशन आपको खराब बहुत ज़्यादा मुश्किल करने लगेगा। एक और बात है कि मान लो प्लांट में इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं और एनिमल में ये समस्याएं आ रही हैं, तो ये जो समस्याएं हैं ये किन बातों पर डिपेंड करेंगी? किन बातों पर डिपेंड करेंगी? क्या हर छोटा मोटा पॉल्यूशन भी हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम को खराब कर देगा? क्या कोई भी पॉल्यूटेंट हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम को खराब कर सकता है क्या तुरंत? तब हम लोग को बताना पड़ेगा कि इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट डिपेंड अपॉन, ओके, छोटा सा पॉइंट है, सुनो, इसको मिटाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, छोटा सा पॉइंट है उसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले व्हाट इज एयर पॉल्यूशन इन इट्स कंट्रोल। व्हाट इज एयर? यू नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नॉर्मल मिक्सचर ऑफ गैसेस में नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है और रेस्ट ऑफ द गैसेस 1% है। अगर इनमें पॉल्यूशन होने लगे तो इनका केमिकल नेचर या फिजिकल नेचर या बायोलॉजिकल नेचर गड़बड़ होने लगेगा और इस तरीके से पॉल्यूशन होने लगेगा। अगर एयर का पॉल्यूशन होने लगा तो एयर किस लिए जरूरी है हमें? एयर जरूरी है हमारे लिए रेस्पायरेशन के लिए। रेस्पायरेशन खाली एनिमल करते हैं कि दोनों करते हैं? दोनों भी करते हैं, प्लांट भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं। तो प्लांट को भी चाहिए एनर्जी, एनिमल को भी चाहिए एनर्जी, और वो कहाँ से मिलती है? रेस्पायरेशन से। तो प्लांट में बेसिक क्या छोटे छोटे चेंजेस आएंगे? एक तो इंजरीज होंगी सेल्स में, ग्रोथ हैम्पर्ड हो जाएगी, क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं एनिमल के बारे में पूछूं तो एनिमल में क्या होगा? अगर कहीं एयर पॉल्यूशन हुआ तो उनका रेस्पायरेटरी सिस्टम गड़बड़ होने लगेगा। अच्छा, एयर पॉल्यूशन को करने वाले दीज आर द फैक्टर, दीज आर नोन एज एयर पॉल्यूटेंट। इन्हें हम लोग एयर पॉल्यूटेंट का संज्ञा देते हैं, इन्हें एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। और बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट आपकी बॉडी में कितना नुकसान पहुंचेंगे,
इट डिपेंड्स अपॉन, द इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट डिपेंड्स अपॉन, किन 3 बातों पर डिपेंड करेगा, आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेंगे। पहला पॉइंट है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, यानी पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन कितना अधिक प्रेजेंट है। सीधे अगर मैं बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, यस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, लेकिन 1%, रेस्ट ऑफ द 1% ऑफ द गैसेस में, यानी 1% नहीं है, 1% में CO2 का भी अपना कुछ रोल है। इट इज अबाउट 0.03% टू 0.04% के आसपास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मैं पूछूं कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या वो पॉल्यूशन करेगी? नहीं। अगर नॉर्मल रेंज में कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये पॉल्यूशन नहीं करेगी। लेकिन मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगे, यानी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से थी पर और भी बढ़ने लगी है, तो अब बताइए क्या ये पॉल्यूशन करेगी? यस, यानी कि इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। दूसरा, इट इज एक्सपोजर टाइम, कितने देर तक आप पॉल्यूटेंट के साथ एक्सपोजर है। जैसे आप लोग को मालूम है सिगरेट स्मोकिंग इज बैड थिंग, सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर तक हो जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्मोकर्स, एक वो जो सिगरेट पी रहा है दैट इज नोन एज एक्टिव स्मोकर, एक वो है जो उसका फ्रेंड है उसके साथ बैठा हुआ है, वो सिगरेट पीता नहीं है लेकिन उसका स्मोक जो होता है वो भी इनहेल कर रहा है। अगर बेटा ये इनहेलेशन पैसिव, उसे दूसरे वाले को पैसिव स्मोकर बोलते हैं, जो पीता है वो एक्टिव स्मोकर बोलते हैं। तो पैसिव स्मोकर को भी स्मोकिंग के इफेक्ट आ सकते हैं अगर वो बहुत देर तक, बहुत ज्यादा समय तक अपने उस दोस्त के साथ रहता है जब तक वो स्मोकिंग करता रहता है। तो एक्सपोजर टाइम भी डिपेंड करता है, एक्सपोजर टाइम कितनी देर तक आपको पॉल्यूटेंट के साथ एक्सपोज किया गया है, इस पर भी डिपेंड करता है कि पॉल्यूटेंट कितना इफेक्ट डालेगा। और तीसरा पॉइंट है बेटा ऑर्गेनिज्म, इट डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की अपनी एक जेनेटिक्स है और उस जेनेटिक्स की बेसिस पर हम कह सकते हैं, उस जेनेटिक्स की बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इफेक्ट कितना होगा। सेम पॉल्यूटेंट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कम इफेक्ट डालते हैं, सेम पॉल्यूटेंट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। एक बड़ी बढ़िया कहावत है, कई बार मैं बच्चों से बोलता हूं सिगरेट स्मोकिंग इज बैड थिंग, कैंसर हो जाता है। पर क्या हर सिगरेट स्मोकिंग पर्सन को कैंसर होता है? नहीं, नहीं होता। इसका मतलब सिगरेट स्मोकिंग उस बंदे के पे डिपेंड कर रही है, उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रही है कि बेटा वो एयर पॉल्यूशन उसको कितना इफेक्ट डालेगा। सो याद रखना पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, एक्सपोजर टाइम एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, अब ये सब कैसे रोका जा सकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने की कोशिश में पहले हम लोग इसे हटाते हैं। सो एयर पॉल्यूटेंट, एयर में प्रेजेंट जो पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस करते हैं। एयर पॉल्यूटेंट हमारे पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, पौधों की ग्रोथ को कम कर सकते हैं, यील्ड को कम कर सकते हैं, एनिमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, एनिमल का रेस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ कर सकते हैं। अच्छा भाई, और आपको मालूम है कि इनका इफेक्ट जो होगा वो क्या कर सकता है? 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। वन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन कितनी हमने इनहेल की या कितनी हमारे पास गई। दूसरा, एक्सपोजर टाइम, कितनी देर तक एक्सपोज किया गया उस पॉल्यूशन के साथ। और तीसरा, ऑर्गेनिज्म। अब व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस? हमारा अगला पॉइंट है, दीज आर नोन एज सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहां से ये एयर पॉल्यूशन पैदा हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हम इन सोर्सेज को समझ पाएंगे तभी हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाने की कंडीशन में होंगे। सो व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले देयर आर सो मैनी सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं जो इस दुनिया में प्रेजेंट है, जो एयर पॉल्यूशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन इनकी लिस्ट में से मैं एक पहली लिस्ट ले रहा हूं, इसका मतलब ये ओनली लिस्ट नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी लिस्ट होंगी। इनमें से एक है बेटा स्मोक स्टैक्स।
स्मोक स्टैक्स और चिमनीज। अब लोगों ने चिमनीज सुनी होगी। ये स्मोक स्टैक्स पाए जाते हैं थर्मल पावर स्टेशन में, थर्मल पावर स्टेशंस में। आपने चिमनीज सुनी होंगी, इंडस्ट्रीज में पाए जाते हैं। इसके अलावा देयर आर सम स्मेल्टर्स। हाई टेम्परेचर पे यहां पर बेटा एक्टिविटीज की जाती हैं, स्मेल्टर्स। यहां से भी बेटा फ्यूम्स एंड स्मोक्स निकलते हैं। एंड अदर इंडस्ट्रीज। ये पहली कैटेगरीज हैं। इसका मतलब एयर पोल्यूशन केवल इन्हीं से होता है ऐसा नहीं है। एयर पोल्यूशन इनके साथ साथ और भी जगह से होता है। तो हम लोग एक एक कैटेगरी को देख रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से एक एक पॉइंट को पढ़ रही है और हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्मोक स्टैक्स थर्मल पावर स्टेशन में, चिमनीज इंडस्ट्रीज में पाई जाती है, स्मेल्टर्स जो वहाँ से फ्यूम और स्मोक्स निकलते हैं, और अदर इंडस्ट्रीज हैं। इन इंडस्ट्रीज से कौन कौन से पॉल्यूटेंट निकलते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ गए तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा आगे की टॉपिक को समझना। तो इन स्मोक स्टैक से, चिमनी से, स्मेल्टर से और अदर इंडस्ट्री से क्या क्या पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं। तो इनसे निकल रही हैं हार्मफुल गैसेस। पहले तो निकल रही हैं इनसे हार्मफुल गैसेस। अब आप पूछेंगे सर कौन कौन सी हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे कि नॉक्सेस। नाइट्रोजन की बहुत सारी ऑक्साइड हैं, NO है, N2O है, NO2 है, यू नो दैट नॉक्सेस इन्हें बोलते हैं। इसके अलावा SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सब गैसेस हैं जो हार्मफुल गैसेस हैं। ये हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं। इसके अलावा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। हार्मफुल गैसेस के अलावा दूसरी चीजें निकल रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है पार्टिकल फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेंट है, पार्टिकल्स ऑफ पॉल्यूटेंट। जैसे कि स्मोक्स में, डस्ट में, मिस्ट में थोड़ा डस्ट निकल रही तो उसमें थोड़े छोटे पार्टिकल्स होंगे। इसके अलावा हार्मलेस गैसेस, इसके अलावा हार्मलेस गैसेस भी निकल रही हैं। जैसे कि नाइट्रोजन गैस निकले तो ये हार्मलेस है, ऑक्सीजन निकले तो ये हार्मलेस है। अब हमारे लिए जो रेड जोन एरिया है, जो हमें मुसीबत में डाल रहा है, वो ये एरिया है, ये रेड जोन एरिया है। हार्मलेस गैसेस हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगी। हार्मलेस गैसेस निकलेंगी और अगर वो एनवायरनमेंट में जाएं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर निकलें भी और एनवायरनमेंट में जाएं तो हमें कोई नुकसान नहीं। नुकसान हमें है इन हार्मफुल गैसेस से। इन जैसे कि नॉक्सेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर इन पार्टिकुलेट मैटर से, पार्टिकल लाइक मैटर से। ये पार्टिकल मैटर्स जो हैं इनकी अपना एक पूरी पैथोलॉजी है। जब आप MBBS कर रहे होंगे तो पार्टिकुलेट मैटर आपके साथ क्या क्या बदतमीजियां कर सकते हैं, इसकी पूरी एक पैथोलॉजी है, जिसका छोटा सा आइडिया मैं आपको अभी दूंगा। तो फिलहाल आपको सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन में सब पहला सोर्स जो मैंने बताया है वो आपके सामने है। जो पहला सोर्स है उसको आप समझ लीजिए। देयर आर सो मेनी सोर्सेस, उनमें से एक कैटेगरी है जिसमें से हैं स्मोक स्टैक्स जो थर्मल पावर स्टेशन में है। इसके अलावा चिमनीज हैं जो कि इंडस्ट्रीज में लगी हुई हैं। इसके अलावा स्मेल्टर्स हैं जिनसे फ्यूम एंड स्मोक्स निकल रहे हैं। इसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज हैं जिनसे क्या क्या पॉल्यूटेंट निकल सकते हैं। इन पॉल्यूटेंट में निकल सकते हैं हार्मफुल गैसेज लाइक नॉक्स, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, पार्टिकल ऑफ पॉल्यूटेंट। इसके अलावा हार्मलेस गैसेस। हार्मलेस गैसेस को हमें ठीक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको बहुत ठीक करना पड़ेगा। अगर इनको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए, जैसा कि इंडिया में कई जगह पर छोड़ा जा रहा है, अगर इनको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए, किनको, दीज आर नोन एज हार्मफुल गैसेस, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो देयर इज सो मच पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा। तो बिफोर लिविंग दीज सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर, हमें इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये ट्रीट नहीं किए गए तो ये एयर में पहुंच जाएंगे, और अगर एयर में पहुंच गए तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे
तो हमको बहुत नुकसान करेंगे। और क्या क्या नुकसान करेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। फिलहाल एक सोर्स आया। सो हम ये ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम पार्टिकुलेट मैटर को अलग कर सकते हैं, कैसे हम लोग इन हार्मफुल गैसेस को अलग कर सकते हैं, इसके लिए देयर आर 2 पॉइंट्स, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले चलिए भाई इसे हटाते हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, सो मैनी सोर्सेज, स्मोक स्टैक्स हैं थर्मल पावर स्टेशन पे, चिमनीज हैं इंडस्ट्रीज में, स्मेल्टर्स हैं, फ्यूम्स हैं, सो मैनी अदर इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो देयर। इसके अलावा इनसे निकलने वाले पॉल्यूटेंट हैं जिनसे हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, नॉक्सेस निकल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, पार्टिकुलेट मैटर निकल रहे हैं, पार्टिकल फॉर्म में मैटर निकल रहे हैं, कुछ हार्मलेस गैसेस निकल रही हैं। हार्मलेस गैसेस को किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पार्टिकुलेट मैटर का मतलब क्या है और ये हमें कैसे नुकसान पहुँचा सकता है। What is particulate matter? It is particulate matter of the small particle form. Small particles of pollutants. ये बहुत स्मॉल पार्टिकल ऑफ पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, कई बार लोग पूछते हैं कि नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं। इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एज वी नो कि हमारे पास लंग्स हैं जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्रिएट करते हैं, लेकिन लंग्स के ऊपर हमारे पास एक ट्रैकिया है, इसके अलावा हमारे पास ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई के अलावा बाकी बचा हुआ पार्ट इट इज नोन एज लंग पैरेनकाइमा, जिसके बारे में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा पढ़ाया गया है कि लंग की अपनी कुछ पैरेनकाइमा है। लंग में बहुत सारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई, इसके अलावा अल्वेलाई तक है। इसके बाद आपको मालूम है यहाँ पर फेरिंग्स है और ऊपर से बक्कल कैविटी है और यू डू दैट यहाँ पर नोज है। तो जब भी आप इनहेलेशन करते हैं तो इस इनहेलेशन के दौरान ये एयर पैसेज करती है। एयर पैसेज करते हुए आपकी यू नो दैट बक्कल चैम्बर, मैं बोल सकता हूं बक्कल चैम्बर, इसके अलावा फेरिंग्स के अलावा लैरिंग्स से ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से अल्टीमेटली पैरेनकाइमा और एल्वेलाई तक ये पूरी की एयर पहुंचती है। एंड एज वी नो कि जब भी ये एयर आपकी लंग पैरेनकाइमा में जाएगी, यहां पर कुछ सेल्स होगी जिसे बोलेंगे लंग एपिथेलियम। और ये लंग एपिथेलिया क्या है वो आपको टिश्यू सिस्टम में पढ़ा दिया गया है। अब होता क्या है, अगर नॉर्मल एयर गई है तो उसमें नाइट्रोजन गई होगी, ऑक्सीजन गई होगी, कुछ रेस्ट ऑफ द गैसेस गई होंगी। लेकिन बच्चों, अगर इसी एयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है, पार्टिकुलेट का मतलब है डस्ट पार्टिकल है, या फिर कोई फ्यूम पार्टिकल है, या फिर कोई सिलिका का पार्टिकल है, तो वो क्या होगा, वो आपके पूरे सिस्टम में लंग की पैरेनकाइमा तक वो पार्टिकल पहुंच जाएगा। और अगर लंग की पैरेनकाइमा तक पहुंच गया, सो दीज स्मॉल पार्टिकल ऑफ पॉल्यूटेंट दे विल कॉज इरिटेशन। ये इरिटेशन करेंगे, इसके अलावा ये करेंगे इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के अलावा ये करेंगे इडेमा। आपके लंग में इन्फेक्शन जैसे हालात होने लगेंगे, लंग में पानी भरने लगेगा, लंग में निमोनिया जैसे हालात होने लगेंगे और आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। अब बताइए, क्या आपको सांस लेने में तकलीफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या रेस्ट ऑफ द गैसेस से है? नहीं, आपको इन स्मॉल पार्टिकल से दिक्कत हुई, क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल आपकी बॉडी में गए और सांस लेते वक्त वो अंदर चले गए। जैसे आपने सुना था पार्थेनियम का जो पॉलन ग्रेन था, कैरेट ग्रास का जो पॉलन ग्रेन था, वो भी आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। इवन द पॉलन ग्रेन, दैट पॉलन ग्रेन, पार्थेनियम का वो पॉलन ग्रेन भी एक पार्टिकुलेट मैटर है, वो भी एक पार्टिकुलेट मैटर है। अब यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्या पार्टिकल तो बड़ा साइज का होता है, क्या पार्टिकल ऐसा है जिसको हम लोग इनहेल कर सकते हैं? यस, पार्टिकल के अपने साइज होते हैं जिनको हम लोग इनहेल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बोर्ड है जिसका नाम है CPCB।
इट इज नोन एज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसे याद रखिएगा, CPCB। इट इज नोन एज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इन्होंने हमें सुझाया है कि अगर किसी भी पार्टिकल का साइज, अगर किसी भी पार्टिकल का साइज लेस देन 2.5 माइक्रोन है, कितना? लेस देन 2.5 माइक्रोन है, 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, सो आसानी से हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री मार सकता है और हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज कर सकता है। और इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज में हमारी बॉडी, हमारी लंग में इरिटेशंस हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशंस हो सकते हैं और इडेमा हो सकता है। इसको आप समझ लीजिए। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इनसे रिलेटेड मैं एक दो डिसीज का नाम लेना चाहूंगा जो हमारी एनसीईआरटी में जरूर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत जरूर है। ओके, सो वंस मोर, हमारे पॉल्यूशन में जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो क्या बदतमीजी, क्या मुश्किल पैदा कर सकते हैं वो आपके सामने है। पार्टिकुलेट मैटर जो स्मॉल पार्टिकल है, कितने स्मॉल पार्टिकल हैं उसके लिए CPCB ने हमें सुझाव दिया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया है कि अगर पार्टिकल साइज का साइज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर है, 2.5 माइक्रोमीटर मतलब माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ है, तो ये आसानी से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री मार जाएंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर इन्होंने एंट्री मार ली तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर इरिटेशन कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, इडेमा कर सकते हैं। और इरिटेशन, इडेमा करने के बाद हमको एलर्जीज हो सकती हैं, अस्थमा हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो दो बीमारियां तो हम लोग जानते ही हैं, एक तो अस्थमा जैसी बीमारियां हमको हो सकती हैं, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन देयर आर सम कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत स्पेशल हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को, एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को एस्बेस्टोसिस नाम की बीमारी होती है। और ये भी एक पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर की वजह से होने की वजह से होता है। इवन कोल माइन में, यानी कि कोयले के खदानों में काम करने वाले लोगों को डस्ट अंदर चली जाती है, कोयले की डस्ट अंदर चली जाती है, न्यूमोकोनियोसिस नाम की बीमारी होती है। और ये भी हमारे लंग में डस्ट पार्टिकल जाने की वजह से होती है। तो एस्बेस्टोसिस हो सकती है, कोल माइन में न्यूमोकोनियोसिस हो सकती है। इसके अलावा स्टोन इंडस्ट्री में काम करने वाले, स्टोन इंडस्ट्री में स्टोन में पाई जाती सिलिका, तो उनको सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। सिलिकोसिस, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। इसी तरीके से बेटा हमारे किसानों को भी बेटा डिसीजेस हो जाती हैं, बैगोसिस, बैगोसिस, बैगस नाम के भूसे से होने वाली बीमारी है, दैट इज नोन एज बैगोसिस। इस तरीके से देयर आर सो मैनी डिसीज। एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में एस्बेस्टोसिस, कोल माइन में न्यूमोकोनियोसिस, स्टोन इंडस्ट्रीज में सिलिकोसिस। और इन बीमारी का कारण क्या है? ना कार्बन डाइऑक्साइड इनका कारण है, ना दूसरी कोई गैसेस कारण है, इनका कारण है ये पार्टिकुलेट मैटर। तो अब बताइए, आप सोच के बताइए, क्या हमारे एयर पॉल्यूशन के दौरान जो भी पार्टिकल साइज है, जो भी पार्टिकल 2.5 माइक्रोन साइज से छोटे पार्टिकल्स हैं, क्या ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और इसलिए इन पार्टिकल्स को हमें रिमूव करने की ज़रूरत है। इन पार्टिकल्स को हमें वहाँ से रिमूव करने की ज़रूरत है। अगर हमने इनको रिमूव नहीं किया, इन पार्टिकल्स को अगर हमने रिमूव नहीं किया तो इतनी सारी समस्याएं आ जाएंगी। सो हाउ वी कैन रिमूव दिस पार्टिकल्स, इन पार्टिकल को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको बताने के लिए देयर आर 2 टेक्निक्स, उनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, तो पार्टिकल साइज का हमें बताया गया कि पार्टिकल साइज में कौन सा पार्टिकल साइज है, इट इज दैट CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो हमें बताता है कि अगर 2.5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री मार जाएंगे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री मार गए
तो वो हमें बीमार कर देंगे, और बीमार करके हमें क्या क्या बीमारी कर सकते हैं ये अलग अलग इंडस्ट्री में डिपेंड करता है, कौन कौन से इंडस्ट्री में क्या क्या बीमारी कर सकते हैं वो हमें मालूम है। सो हाउ वी कैन ट्रीट दिस, हम इन पार्टिकुलेट मैटर को कैसे कर सकते हैं। तो हमारा छोटा सा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ दिस पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करने के लिए दो मेन टेक्निक्स आपको बताई गई हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और दूसरे हैं स्क्रबर्स। मैं पहले से बताता चलूं, स्क्रबर्स पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकते हैं अलोंग विथ हार्मफुल गैसेस। तो स्क्रबर जनरली गैसेस को रिमूव करने के लिए, हार्मफुल गैसेस को रिमूव करने के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो हैं वो पार्टिकुलेट मैटर को ही स्पेशली रिमूव करते हैं। तो कोई तुमसे पूछे कि केवल पार्टिकुलेट मैटर को अगर रिमूव कराना है तो क्या लेंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। पर अगर कोई पूछे क्या पार्टिकुलेट मैटर स्क्रबर से भी रिमूव किए जा सकते हैं, यस अ लिटिल बिट। पर क्या स्क्रबर पार्टिकुलेट मैटर को ही रिमूव करने के लिए बने हैं? नो, दे आर मेनली फॉर हार्मफुल गैसेस एंड अलोंग विद पार्टिकुलेट मैटर। तो सबसे पहले हमें इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो आपकी बुक में दिया गया पेज नंबर 271 में, जो आपकी इन्वायरमेंटल इशू का दूसरा टॉपिक है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सीरीज जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इसमें हम कैसे चीजों को रिमूव कर रहे हैं, उसमें रिमूव करने के लिए क्या हम लोगों ने काम किया उसे समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में एक तरफ से डर्टी एयर इंट्रोड्यूस की जाती है। डर्टी एयर ऐसी एयर जहां पर पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। डर्टी एयर का मतलब है जिसमें बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर हैं, पार्टिकल हैं, साथ अलोंग विथ सम अदर एयर पार्टिकुलेट मैटर भी है। और इस पार्टिकुलेट मैटर वाले एयर, डर्टी एयर को हम लोग एक ग्रिड से पास कराते हैं। इट इज अ मेटल ग्रिड। ये एक मेटल ग्रिड है और इस मेटल ग्रिड में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ध्यान से देखिए, तो मैं बता सकता हूं इट इज अ मेटल ग्रिड। इन मेटल ग्रिड में प्रेजेंट है इलेक्ट्रोड्स विथ वायर, और ये जो वायर हैं हाई पोटेंशियल, हाई वोल्टेज के साथ जोड़ दिए जाते हैं। याद रखना, इन वायर पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और इस वजह से यहां जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड के चारों तरफ कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। हर बार कोरोना का मतलब वायरस नहीं है। कोरोना मतलब यू नो दैट समथिंग क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, जो एक मुकुट जैसा स्ट्रक्चर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में हमने प्लेट्स लगाई हुई हैं, डिफरेंट प्लेट्स लगाई हुई हैं, और इन सारी प्लेट्स को हमने अर्थ किया है, इनको अर्थ कर दिया। अब होगा क्या, हाई वोल्टेज के दौरान एक निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का कोरोना यहां पैदा होगा। इलेक्ट्रॉन का कोरोना मतलब ये एरिया इलेक्ट्रॉन रिच है। वी कैन से दैट दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच एरिया। बड़ा आसान है। तो जितना ज्यादा हाई वोल्टेज डालेंगे आप इन इलेक्ट्रोड्स पर या इन वायर्स पर, उतना ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे इलेक्ट्रोड के चारों तरफ होंगे, और ये एयर यहां से पास हो रही होगी। वो एयर जो डर्टी एयर है वो यहां से पास हो रही होगी।
अब जो एयर पास हो रही होगी तो इसमें ये पार्टिकल भी पास हो रहे होंगे। जब ये पार्टिकल यहां से पास हो रहे होंगे, ये मान लीजिए वो पार्टिकल पास हो रहे हैं, तो इन पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए? यू नो दैट इलेक्ट्रॉन कोरोना में। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैच्ड हो गए तो जो ये डस्ट पार्टिकल के पार्टिकल्स हैं दे आर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, हमने डर्टी एयर भेजी, डर्टी एयर में जो डस्ट पार्टिकल थे, जो पार्टिकल थे वो पहले चार्जलेस थे, उनमें कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही बेटा वो मेटल ग्रिड के पास या इलेक्ट्रोड के पास से गुजरे, इलेक्ट्रोड के पास से गुजरे तो वहां पर क्या थे? इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में थे। वो इलेक्ट्रॉन किन पे अटैच हो गए? किन पे अटैच हो गए? डस्ट पार्टिकल पे अटैच हो गए। अगर डस्ट पार्टिकल उन पार्टिकल पे अटैच हो गए तो पार्टिकल कैसे हो गए? नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वाली एयर इन पेटा प्लेट से होकर गुजरी, तो चूंकि ये प्लेट अर्थ किया गया है, तो इनमें नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये सारे पार्टिकल्स इन प्लेट पर अटैच होने लगेंगे और प्योर एयर यानी कि क्लीन एयर यहां से बाहर निकल जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट? बड़ा आसान है। अब आप बोल सकते हैं कि सर ये डर्टी एयर का सोर्स क्या है? मैंने पहले ही बोला था, थर्मल पावर स्टेशन। मैंने इसीलिए पहला ग्रुप आपको सिखाया था, थर्मल पावर स्टेशन, स्मेल्टर्स, इंडस्ट्रीज। यहां से जो डर्टी एयर आई है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से गुजारिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जो पार्टिकल हैं वो चार्जलेस हैं, लेकिन जैसे ही वो मेटल ग्रिड से पास होंगे, मेटल ग्रिड से पास होने की वजह से उनमें क्या होगा बेटा? वो पास होंगे ऐसे इलेक्ट्रोड के पास से जिसके पास कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हो जाएगा डस्ट पार्टिकल पे, और डस्ट पार्टिकल पे अगर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने लगे तो डस्ट पार्टिकल जो हो जाएंगे निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, और निगेटिव चार्ज वाले ये पार्टिकल जब प्लेट से गुजरेंगे तो चूंकि प्लेस्ड अर्थ है तो वो क्या करेंगे? निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और यहां पर इन्हें अटैच कर लेंगी। इसका मतलब वो एयर तो निकल जाएगी लेकिन पार्टिकल चिपक जाएंगे इन प्लेट्स से, और वो पार्टिकल बेटा यहां से जब निकल जाएंगे तो हमें क्लीन एयर मिलेगी। और सीपीसीबी ने बोला ये कि ये 2.5 माइक्रोमीटर से कम वाले पार्टिकल्स यहां पर यूज होंगे और उनको अटैच कर लिया जाएगा। अच्छा, एक बात और जानने की बात है, अगर मैं एयर को बहुत स्पीड से यहां से गुजार दूं तो बताइए डस्ट पार्टिकल भी या जो पार्टिकल होंगे वो भी स्पीड से यहां से निकल जाएंगे, और स्पीड से अगर यहां से निकल गए तो बताओ इन्हें प्लेट में अटैच होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि कम हो जाएगी। इसलिए यहां पर जो बेटा एयर होगी वो स्लो स्पीड के साथ मूव की जाएगी, और स्लो स्पीड के साथ मूव करने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन रिच डस्ट पार्टिकल होंगे वो आसानी से अटैच होते जाएंगे और क्लीन एयर से के रूप में बाहर आएंगे। इवन कुछ बेटा पार्टिकल आपको पता होना चाहिए, आगे आप पढ़ेंगे जब हम बीएस करेंगे, देयर आर सम पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को भी क्रॉस कर जाते हैं, वो बहुत स्मॉलर होते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉलर होते हैं। फिर हम उन्हें एसपीएम की कैटेगरी में रखते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। फिलहाल 99% 99% पार्टिकल्स मैटर वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से रिमूव कर लेते हैं। बाकी बचे हुए 1% जो होते हैं वो एसपीएम की कैटेगरीज में आ जाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की कैटेगरी में आ जा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों के एयर पोल्यूशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का क्या रोल है वो आपके सामने है। इसे ख़त्म करने के पहले एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। याद करिए एयर पोल्यूशन में क्या क्या लिस्ट किया था मैंने। एयर पोल्यूशन में लिस्ट किया था मैंने कुछ हार्मफुल गैसेस, नॉक्सेस, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा पार्टिकल्स, इसके अलावा हार्मलेस गैसेस। हार्मलेस गैसेस के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हार्मफुल गैसेस के ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है और पार्टिकल की भी ज़रूरत है। पार्टिकल के ट्रीटमेंट की क्यों ज़रूरत है उसके लिए मैंने आपको बताया क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं पार्टिकुलेट मैटर से।
वो बीमारियां एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, बैगोसिस, ये सब मैंने आपको समझाई, कैसे वो आपके अंदर इरिटेशन कर सकती है, इन्फ्लेमेशन कर सकती है, एडेमा कर सकते हैं। उनसे बचने के लिए हमें पार्टिकुलेट मैटर को बेटा रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने का तरीका है, रिमूव करने के लिए मैंने आपको दो तरीके सिखाए। वन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, पार्टिकुलेट मैटर के लिए ही होता है। दूसरा होता है स्क्रबर। स्क्रबर का क्या रोल है वो मैं भी बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में मैंने बताया कि क्लीन एयर, सॉरी डर्टी एयर को हम लोग एक मेटल ग्रिड से गुजारते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज में रखा जाता है, निगेटिव चार्ज दिया जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच कोरोना बनता है। वो जो इलेक्ट्रॉन रिच कोरोना होता है वो डस्ट पार्टिकल के साथ अटैच हो जाता है, उनमें इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाते हैं। फिर उन निगेटिव डस्ट पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हैं उनको गुजारा जाता है प्लेट के द्वारा, और जब ये प्लेट से गुजरते हैं स्लो स्पीड में, तो चूंकि प्लेट अर्थ है, उन्हें अर्थिंग कर दी गई है, इसलिए इन प्लेट में उन इलेक्ट्रॉन का अटैचमेंट हो जाता है और क्लीन एयर बाहर आ जाती है। नाउ स्क्रबर। स्क्रबर कैसे काम करते हैं? तो पहली बात तो स्क्रबर दो चीजों के लिए है। पहले तो हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल गैसेस को रिमूव करते हैं, साथ में पीएम को भी रिमूव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज पार्टिकुलेट मैटर। किसी भी स्क्रबर का एक रे डायग्राम कुछ इस तरीके से हो सकता है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। ओके, अब है क्या कि एक तरफ से दिस आप पेज नंबर 271 को अपने 271 को आप यहां पर देख सकते हैं। एक तरफ से हम लोग डर्टी एयर की एंट्री कराते हैं। इस डर्टी एयर में क्या क्या हो सकता है? हार्मफुल गैसेस होती हैं, साथ में पीएम होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। ठीक है, दूसरी तरफ हम एक ग्रिड लगाते हैं, इसमें हमने लाइम स्टोन क्रश्ड करके रखा हुआ, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। आप सब लोग जानते हैं इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, जैसे ये एयर यहां से एंट्री करती है, बहुत सारा पार्टिकल मैटर पहले ही यहां पर पार्टिकुलेट मैटर प्रेसिपिटेट हो जाता है। लेकिन पार्टिकुलेट मैटर प्रेसिपिटेट होने की वजह से के बाद यहां पर कुछ हार्मफुल गैसेस हैं, और इन हार्मफुल गैसेस में जो सबसे हार्मफुल गैस है, इनमें से एक हार्मफुल गैस है जिसका नाम है SO2। अब ये SO2 इस लाइम, क्रस्ट लाइम स्टोन से गुजरती है। क्रस्ट लाइम स्टोन से जब ये गुजरती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है, और जैसे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है, कैल्शियम सल्फेट का बेटा प्रेसिपिटेट बनाती है, और ये जो कैल्शियम प्रेसिपिटेट होता है ये भी प्रेसिपिटेट के रूप में यहां पर रुक जाता है। बची हुई एयर, क्लीन एयर यहां से निकल जाते हैं। समझ लीजिए, डर्टी एयर, हार्मफुल गैसेस भी हैं, पीएम भी हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी है। हार्मफुल गैसेस में बहुत सारी गैसेस हैं, NO2 हैं, SO2 हैं। मेनली मैं SO2 के ट्रीटमेंट के लिए इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, NO2 का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। खैर, जैसे ही हम लोग डर्टी एयर को एक तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारा पार्टिकुलेट मैटर पहले प्रेसिपिटेट होता है, उसके बाद गैसेस ऊपर बढ़ती हैं। जो भी गैसेस बढ़ रही हैं उनमें से हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे कि सल्फेट, इसमें हमने लाइमस्टोन रखा हुआ है, क्रस्ड फॉर्म में लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है। जब गैसेस यहां से गुजरेंगी, ये जो सल्फेट होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट नाम का प्रेसिपिटेट बनाएंगे, जो वहां रुक जाएगा। बाकी बची हुई एयर, क्लीन एयर यहां से निकल जाएगी, जिसमें नाइट्रोजन बहुत होगी, ऑक्सीजन होगी, CO2 भी होगी विद इन लिमिट, और यही वो क्लीन एयर है जो एयर में छोड़ दी जाएगी। सो बेसिकली हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं चीज़ों का, कैसे इन्हें सुधार सकते हैं, उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल आपके साथ। ओके, सो वन थिंग मोर, लेक्चर के आखिरी तक आते आते मेरे से एक छोटी सी गलती हुई।
और वही गलती ये थी कि मैं बोल रहा हूँ कि डर्टी एयर जैसे जैसे एंट्री करती है उसमें सल्फेट होता है। प्लीज़ इसे सल्फेट की बजाय सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने मिक्सचर ऑफ गैसेस में बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड नॉक्सेस ये एंट्री करती हैं। तो जैसे जैसे आप स्क्रबर के अंदर इन गैसेस को, डर्टी एयर्स के साथ इन गैसेस को डालेंगे जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड लाइमस्टोन, क्रस्ट लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगी। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने के बाद सल्फेट बनाएगी, ना कि सल्फेट पहले से प्रेजेंट है। प्लीज़ इसे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ओके, सो ये सल्फर डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगी। तो ये प्रेसिपिटेट मैटर बच जाएगा, बाकी क्लीन एयर ऊपर चली जाएगी। सो दिस इज द थिंग जो लास्ट में आपको ठीक करनी है। थैंक यू वेरी मच।